Well, it's a great pleasure to have with us the extremely dynamic Minister, Mr. Nitin Gadkari, who's been doing some absolutely fantastic work in the entire sphere of road transport. Highways are being built everywhere. When he told us some of the numbers initially as to what he intends to do in the speed, many of us were doubting it, but that work has now proceeding and is proceeding quite fast. So we've got him here also to now talk about the crucial aspect of safety and what needs to be done about road safety and some of the initiatives that the government is taking. तो गडकरी जी, आप जो भी अगर हमें बताना चाहें, जो भी मंत्रालय कर रहा है, जो भी आप समझते हैं, खासतौर से जब रोड सेफ्टी की बात करें, तो ये काफ़ी दुख की बात है कि भारत में हर 4 मिनट के बाद कोई रोड एक्सीडेंट से मरता है। उसके कई कारण हैं, लोग कानून का पालन नहीं करते हैं, कुछ लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, कुछ नए लॉज आए हैं, पर आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए, अगर उसके बारे में आप सबको बताएं। देखिए, सबसे पहली बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में दंगों में माओइस्ट जो हमारे इसमें नक्सलवादियों की मूवमेंट है उसमें या किसी लड़ाई में भी जितने लोग नहीं मरते उतने लोग हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोग मरते हैं। और आपने जो कहा 1 मिनट में एक एक्सीडेंट होता है और 4 मिनट में एक व्यक्ति मरता है, और मुझे डिपार्टमेंट के लिए और मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, पर मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मैं मंत्री बनने के बाद और हमारी सरकार आने के बाद इसमें 4.6% बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए मैं ये अब चाहता हूँ कि हम कितने किलोमीटर रोड बनाएं, इसके बजाय हम कितने लोगों की जान बचाएं, हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, कुछ गलतियाँ थी हमारे देश में। 96,000 किलोमीटर रोड लेंथ राष्ट्रीय महामार्ग था, जो 52 लाख टोटल किलोमीटर रोड की लेंथ थी। उसमें से 2% रोड पर 40% देश का ट्रैफिक था और नेशनल हाईवे बढ़ाया नहीं गया। तो पहला निर्णय हमने किया है कि इसको हम लोग 96,000 किलोमीटर से 2 लाख किलोमीटर लेके जाएंगे। उसमें से 1,70,000 किलोमीटर हमने घोषित किया है। इससे 40% जो देश का 80% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे आएगा, तो उससे थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। दूसरी बात हमने ये की है कि ये केवल ड्राइवर को जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। मैं मिनिस्टर हूँ और सरकार में क्या होता है, दूसरे को जिम्मेदारी दी जाती है। ये रोड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोड इंजीनियरिंग। अंडरपास नहीं बना है, फ्लाईओवर नहीं बना है, उसके कारण भी प्रॉब्लम है। और ब्लैक स्पॉट्स हैं, हमने 786 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। एक एक स्पॉट पर कई 50 कई 100 लोगों की मृत्यु हुई है। अब उसको हमने आइडेंटिफाई करने के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए हैं और वॉर फुटिंग पर वो काम कर रहे हैं। इससे भी हमारे नेशनल हाईवे सुधरेंगे। पर नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट सुधर के नहीं होगा। इसमें स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, म्यूनिसिपल रोड्स है, नगर परिषद के रोड्स हैं, उनके भी ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई होना चाहिए। और इसलिए परसों मैंने एक स्कीम दी है कि हर डिस्ट्रिक्ट के इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज किसी कारपोरेट के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने ज़िले के ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करें। ये इतना भयंकर है कि मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तो पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास है, एक छोटी सी कर्व थी, एक स्पॉट पर 150 लोग मरे थे। फिर ये जब आइडेंटिफाई हुआ तो कर्व हमने सुधारी। हमारे नागपुर में एक अजनी चौक करके था, इसमें हर महीने में 10 एक्सीडेंट होते थे। हमने एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग के हिसाब से उसको सुधारा। तो मुझे लगता है कि रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। जो केंद्र सरकार है वो नेशनल हाईवे में सुधार करें, और राज्य सरकार को भी आप लोगों ने ज़रा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो राज्य सरकार के हाईवे डिस्ट्रिक्ट रोड म्यूनिसिपल रोड पर करें। तीसरी बात जो है कि रोड इंजीनियरिंग के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की है। और ड्राइविंग लाइसेंस में अब मुझे भी कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि ऐसी बातें सरकार में मंत्री होने के बाद मैंने कहना उचित नहीं है, पर 30% लाइसेंस बोगस है। अगर मैं इन लोगों को पूछूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो आरटीओ में जाके ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए, तो इनके लिए भी एम्ब्रोसिंग क्वेश्चन होगा। तो अभी हमने तय किया कि अब इस सिस्टम को हम पूरी तरह से ई गवर्नेंस के साथ जोड़ रहे हैं। उसमें होशियार लोग एक दिल्ली में लाइसेंस लेते, एक जयपुर में लाइसेंस लेते, इधर एक्सीडेंट हुआ तो इधर का लाइसेंस जोड़ते। तो अभी क्या होगा कि नए एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ भी हुआ तो हमको पूरी उसकी कुंडली मिल जाएगी कि उसने 25 साल में क्या किया है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, हम लोग 60 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हमने अनुमति दी है जहाँ कंप्यूटर परीक्षा लेगा। हमने आदमियों के हाथ में रखा ही नहीं है और वो पास या फेल डिक्लेयर करा। और ऐसे सेंटर चालू भी हो गए, पंजाब में हुए, राजस्थान में हुए, पूना में हुए। और उसके बाद वो तुरंत सैटेलाइट से
डिपार्टमेंट को भेजेगा कि ये परीक्षा पास हुआ है, तो 3 दिन के अंदर वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे, नहीं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिम्मेदार होगी, उसको फाइन लगेगा। तो एक तो ये हमने किया। दूसरा, देश में 22 लाख ड्राइवर की कमी है और इसलिए अभी मारुति और बड़े बड़े लोगों ने भी अपने सेंटर्स के लिए हमने उनको इनकरेज किया है। सब ऑटो इंडस्ट्री आगे आ रही है। अब देश में ट्राइबल और रूरल सेक्टर में, मैं नहीं चाहता दिल्ली मुंबई में ज़रूरत है, 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। उनको साइंटिफिक तरीके से ड्राइविंग ट्रेनिंग देना, फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट देना, ये हम लोग पूरी तरह से ऐसे सेंटर्स करीब 2,500 देश में खोलने का प्लान बना है। 1 करोड़ रुपए हम ग्रांट देंगे और स्टेट गवर्नमेंट को हम कह रहे हैं कि 5 एकड़ जगह, अब ये थोड़े ग्रामीण इलाके में होगी, तो आप ₹1 लीज पर उनको 30 साल के लिए दीजिए, तो उससे काफ़ी ट्रेनिंग अच्छा होगा, तो फायदा होगा। तीसरी बात जो है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप काफ़ी बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोगों ने कुछ फिल्में बनाई हैं, कुछ और NGOs है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अब हमने एक वेबसाइट बनाई है कि सबका साहित्य एक जगह आएगा और एक दूसरे को आएगा। अभी एक कंपनी ने 10 करोड़ खर्चा करके कुछ अच्छी कार्टून फिल्म बनी है, तो वो दूसरे NGO के पास, अभी मैं NGO के कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, और इसलिए NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे में एक्सीडेंटल स्पॉट आइडेंटिफाई करने में आ सकती है, कारपोरेट जो स्पॉन्सरशिप दे सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है मोटर व्हीकल एक्ट जो है, जो हमारा आउटडेटेड है, और हमने वर्ल्ड में USA, कनाडा, बाद में सिंगापुर, UK सबका अध्ययन करके एक्ट तैयार किया, और फिर ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो राज्य सरकार को लग रहा था कि हम उनके अधिकार छीन रहे हैं, तो हमने 20 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्टी, ऑल पार्टीज, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, NCP, सबको साथ लेकर उन्होंने हमको फिर एक मोटर व्हीकल एक्ट को रिकमेंड करके, कमेटी ने मुझे, यूनुस खान की कमेटी ने रिकमेंड करके दिया। अब वो मैंने पार्लियामेंट में पेश किया। अब मैं सब पार्टी को अपील कर रहा था कि इसको जल्दी कराओ, देश में लोग मर रहे हैं, पर उस समय वहाँ निर्णय हुआ कि ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास जाए। अब ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी की अभी 27 तारीख को मीटिंग है, और मैं उनको अनुरोध कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप दीजिए, ताकि मैं इस पार्लियामेंट सेशन में पास करूँगा, और पास हो जाएगा तो इस एक्ट के कारण हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो अगर लोग जानना चाहें कि इस एक्ट में है क्या, जिससे आपको लगता है बहुत फर्क पड़ेगा? इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे मुंबई में 6,000 कैमरे लग गए। अभी हमारे मुख्यमंत्री और मैं नागपुर में थे, स्मार्ट सिटी पर हमने 4,000 नागपुर में लग रहे हैं, अब दिल्ली में भी लगे। तो अब किसी ने भी वायोलेशन किया तो तुरंत हमको पता चल जाएगा, चाहे वो पत्रकार हो चाहे नेता हो, उसको 24 आवर के अंदर घर में टिकट जाएगा, उसको फाइन भरना पड़ेगा। तो उससे कंट्रोलिंग बढ़ेगा। दूसरा ये, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होगा और कहीं भी एक्सीडेंट होता है तुरंत जानकारी मिलेगी। अभी तो कल मुझे एक कंपनी ने प्रेजेंटेशन दिया कि उन्हें गाड़ियों को सेंसर लगाए और वो सेंसर से टोल से लेकर ऑल जितना कुछ करना हम कर पाएंगे, एवरीथिंग हम लोग हमारे पास आएगी। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग करके हम इसको चेक कर पाएंगे। तीसरी बात, हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कुछ सुधार करने के लिए उनको भी कुछ ऑर्डर दिए, वो गाड़ियों में सुधार कर रहे हैं, पोल्यूशन के दृष्टि से भी और इससे भी। अभी हम लोग 1 अप्रैल 2020 से यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को मैंडेटरी कर रहे हैं, तो उसके कारण पोल्यूशन के कारण भी समस्या सुलझाई जाएगी। और इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हीकल के लिए अभी और ड्राइवर के लिए भी हमने जो नियम है वो इंटरनेट, अभी जैसे कोई मोबाइल फ़ोन पे चलाता है, कोई किसी को कोई कानून का लगता है नहीं, फाइन 100-200 रुपये है, तो वो बोलता है भर दूंगा 100 रुपये। तो हमने फाइन बढ़ाने का निर्णय किया, क्योंकि कानून के बारे में सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसा इसमें हुआ है। तो कोई चिंता नहीं करता, अगर वायलेशन हुआ तो 200 रुपये दे देंगे, जाने दो, ऐसे टाइप की मनस्थिति है, ये अच्छी नहीं है। तो धीरे धीरे अच्छा उसमें ये भी किया, एक बार किया तो फाइन मिलेगा, दूसरी बार मिलेगा तो फाइन के साथ और ज़्यादा जेल भी हो सकती है, और तीसरी बार करेगा तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा तो वो 3 महीने 6 महीने चला नहीं सकेगा। नहीं तो आज दारू भी पी के चला रहा है, कुछ नहीं होता, कोर्ट में केस चल रही है। तो मुझे लगता है उसमें वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में अगर सिद्ध होता है तो फाइन दुगना हो जाएगा। तो इसलिए ये कुछ बातें जो है उसमें मुझे लगता है कि इसके कारण सहयोग मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप काम कर रहे हैं वो देश की मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बच्चों के लिए हमने ट्रैफिक पार्क का कल ही मैंने तय किया। अभी नासिक में ट्रैफिक पार्क बना है, नागपुर में एक बना है। तो राज्य सरकार को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो ₹1 लीज पर 30 साल के लिए दे, गार्डन भी हो, वहाँ रेस्टोरेंट भी हो, ट्रैफिक पार्क हो, और हर बच्चे जो है वहाँ से हर उनका एजुकेशनल टूर हो और दिन भर वो पूरे ट्रैफिक नियमों को समझे। इन बच्चों को सिखाना, इनको जागरूक करना, इस कानून के बारे में उनकी कमिटमेंट को बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है।
और अभी रोड में हमने हिमाचल उत्तराखंड में क्रैश बैरियर बना रहे हैं, फिर सिग्नल्स लगा रहे हैं, फिर पेंट में ही हमने बदल दिया है, फिर सोलर सिग्नल लगा रहे हैं जो बीच में क्रॉस होल्डिंग होता है तो ताकि लोग सावध हो जाए। एक बात सच है कि सरकार में भी और जनता ने भी इस विषय की गंभीरता को अभी तक जितने सीरियसली समझना चाहिए उतना नहीं समझा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर 4 जगह टूटा है, मेरे सेक्रेटरी जो थे उनका लड़का गुजर गया, लेंग लड़का इंजीनियर, तो मैं इसमें पूरी फैमिली फंसा, इसलिए मैं इसके प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। और जो मैंने 2 साल भुगत चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब ये किसी के ऊपर नहीं आने चाहिए। इसलिए मैं इसके बारे में एक बार अभी इतना ये हूँ कि अब रोड में बहुत किलोमीटर हम रोज बना रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार रोड कितने किलोमीटर ज़्यादा बनते उससे भी ज़्यादा माय टारगेट इज, मैं 5 साल के अंदर 50% लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। और वॉर फुटिंग पर हम काम कर रहे हैं, पर जनता के सहयोग के बिना, मीडिया के सहयोग के बिना, NGOs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कारपोरेट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत बड़ा अवेयरनेस उसमें तैयार करना होगा। तो गडकरी जी, जो आपने अवेयरनेस की बात करी, तो उसी बात पर हम भी चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि देखिए आप शराब पी के गाड़ी ना चलाइए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर होना चाहिए। आप उबर ओला ले लीजिए, अगर आपने शराब पी है आप खुद गाड़ी नहीं चलाइए। वो हम लोग कर सकते हैं, मीडिया की तरफ से लोग वो प्लेज ले सकते हैं। पर कुछ जो चीज़ें आपने सही कही सरकार के हाथ में, रोड इंजीनियरिंग सरकार के हाथ में, वो जनता कुछ नहीं कर सकती, आप ही को करना पड़ेगा। एक जो ये बड़ा सवाल निशान इसी पर रहता है कि जो भी नियम होते हैं, जो भी कानून होते हैं, भारत में लोग उसका पालन नहीं करते हैं। अगर आप देख लें, आप कहीं भी आप दिल्ली में गुजरें, मुंबई में शायद बेहतर है स्थिति, पर दिल्ली में गुजरें, पंजाब में गुजरें, हरियाणा में गुजरें, जहाँ भी जाएं, लोग गलत तरफ से जा रहे हैं। रेड लाइट होगी, अगर आप रेड लाइट होगी आप अपनी गाड़ी को रोकेंगे तो शायद आपके लिए खतरा है। हमारे सामने एक केस स्टडी बैठे हैं, इन्होंने रेड लाइट में अपनी बाइक रोकी थी, पीछे से आके किसी ने मार दिया, इनका पैर 3 जगह टूटा, 6 महीने वो अस्पताल में रहे। तो यही सबसे बड़ी गंभीरता की बात है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन ही नहीं करते। इसके कारण है कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के बाद जो सज़ा है वो एक तो होती नहीं, उसको समय लगता है, और उसके कारण अब साफ बोलना है ना, लोगों को डर ही नहीं इस कानून का कोई। अब आप अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड होता है। अगर ये होने के बाद जो टैक्सी वाला अगर एक्सीडेंट करता है और उसकी रोजी रोटी और 6 महीने अगर उसका 3 एक्सीडेंट के बाद लाइसेंस सस्पेंड होगा तो कॉशियस हो जाएगा। अभी मोबाइल फ़ोन लेके बात कर रहे हैं। अभी मैं अपने गाड़ी में, मैं बता रहा थी, मैं जब से मंत्री बना हूँ, मैं मंत्री हूँ, तो मैं बेल्ट लगाने लगा, तो मैंने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई नहीं रहो तो तुरंत याद करो, तो मैं बेल्ट लगाता हूँ। थोड़ा थोड़ा क्या हुआ कि इसके बारे में जो लाइट अप्रोच है जनता का, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सज़ा भी जो है कितनी कठोर होनी चाहिए इस पर डिबेट हो सकता है, पर लोगों को थोड़ा सा इसमें सज़ा के भी ऐसे होनी चाहिए कि लोगों को समझना चाहिए कि मैंने नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका फायदा होगा। थोड़ा डंडा होने की जरूरत है। पर उसमें ये भी फिर दिक्कत आएगी कि मान लीजिए अगर आपकी फाइन थोड़ी ज्यादा है तो जब पुलिस वाला आएगा तो वो पैसा दे देंगे। अब यही नहीं है, यही सबसे पहले हमारे सिस्टम में, ये मुझे मालूम है कि ये लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम बहुत होता है, तो पूरे इसमें हमारे यहाँ हमने ये पुलिस और RTO ऑफिस का कुछ रखा ही नहीं, एवरीथिंग। अब मैं भी अगर वायलेशन करूँगा कोई, तो मेरा भी फोटो अगर आएगा तो मुझे भी कोई बचा नहीं सकता, मुझे फाइन भरना ही है। हम ऐसे सेंटर, अभी आप लंदन में जाओगे तो स्वेल में एक बहुत बड़ा सेंटर, इतना बड़ा हॉल है, TV लगे हैं, सब अंडर सर्विलेंस है। अब किसी ने भी कुछ किया तो तुरंत आया कि उसके घर में टिकट जाएगा। ये सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, सिस्टम को कंप्यूटराइज करना IT का उपयोग करके, और ताकि कोई भी चोरी करे तो तुरंत ध्यान में आ जाए। अभी जैसे कोई बंगलोर में घटना हुई लड़की के साथ, तो आपके कैमरे में आ गई। अब ये कैमरे पूरे जगह लग जाएंगे तो पता चल जाएगा, तो नेचुरली अब आप कुछ भी करो मुंबई में, अभी हर चीज़ है, हर चौक में तुम किसी को थप्पड़ भी मारोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो अब क्या होगा कि इसका एविडेंस डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो IT का उपयोग करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाना, इससे कुछ फायदा होगा, और हम लोग ये कर रहे हैं। मैं तो और इसमें और मॉडल खोला कि अगर अपने पास पैसे नहीं है तो ये PPP मोड में करेंगे, और जितना फाइन मिलेगा 50% सरकार लेगी, 50% वो लेगा, उसका पैसा वसूल होने के बाद सिस्टम दे देगा। तो हमने कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्द इसको मॉडर्नाइज कैसे बनाएं, IT का उपयोग कैसे करें, और बाद में ये रोका जाएगा। खैर आजकल तो रिश्वत देने के लिए
छोटा पैसा भी नहीं है नोटबंदी के बाद, तो वो भी पर ये आपको एक बताओ, अगर इसके बाद किसी ने अगर चौक पर अगर पॉकेट निकाला और पैसे देने की कोशिश की तो वो भी फोटो में आ जाएगा। अभी करप्शन इसमें नहीं रहेगा और कोई किसी को बचा भी नहीं। मैं भी मिनिस्टर करके हूँ इस खाते का, और मैं बचाऊंगा कि छोड़ दो इसको अगले बार के लिए, तुम्हें भी नहीं छोड़ पाऊंगा। और हमने जो सेंट्री ऐसा वो जो नए मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ऐसी सिस्टम बनाई है कि वो घर में पहुंचने के पहले उसके घर में ईमेल पर जा जाएगी जानकारी चलेगी, एसएमएस जाएगा टेलीफोन पर कि तुमने ऐसा ऐसा वायलेशन किया, अगर ये तुमको इतना फाइन लग गया तुरंत भरो। हम जनता से पूछना चाहेंगे, अगर आपके पास शायद 4-5 मिनट टाइम और है, तो अगर किसी के पास सवाल हैं तो हाँ, जेंटलमैन देयर। हेलो सर, माय नेम इज़ हरमीत गुलाटी। मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ, रोड सेफ्टी ऑफिसर हूँ गुड़गांव पुलिस के साथ, गुरुग्राम पुलिस के साथ। मेरा सवाल ये है सर, आप जो नया बिल लेके आ रहे हैं इसमें आपने फ़ाइन बढ़ा दिया, इसमें आप कह रहे हैं कि आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। क्या ये इनफ है? क्योंकि हमारे इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। आप उसको 10,000 करेंगे, लोग 10,000 भी देने को तैयार है। मेरे को कहीं लगता है इंडिया एक इमोशनल कंट्री है, इसको कहीं ना कहीं इमोशनली लिंक करना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा आधार सिस्टम है, क्या आपका थॉट है कि उसके साथ लिंक करें, ताकि अगर आप ऑफेंस करते हैं, कल मैं जॉब लेने जा रहा हूँ उसमें दिख जाए आधार में मैंने ये ऑफेंस किए हैं। मैं कल गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं इंश्योरेंस करने जा रहा हूँ, इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा। तो क्या वो आपका प्रोविजन है कि ये इमोशनली इसको लिंक किया जाए कि मेरी सोशल और मेरी प्रोफेशनल लाइफ को ये लिंक करे? देखिए, पहले हमारे मोटर व्हीकल बिल में हमने फाइन काफ़ी ज़्यादा किया था। तब टीवी डिबेट में लोगों में यार लोगों ने कहा गरीब देशों में ऐसे फाइन लगाए जाते क्या। तो आप जैसा एक व्यू पॉइंट रख रहे हैं वैसे दूसरा व्यू पॉइंट रखने वाले लोग भी हैं, और इसलिए हमने बीच का मार्ग निकाला। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे अभी कोई रोजी रोटी है, टैक्सी ड्राइवर है, वो तीसरे बार अगर एक्सीडेंट करता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा कुछ दिनों के लिए। तो नेचुरली मुझे लगता है ये बड़ी बात है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी भावना से मैं सहमत हूँ, पर जो हम लोग करने जा रहे हैं उससे इम्पैक्ट आ जाएगा, और उसके भी बात नहीं आएगा तो फिर तो उसके बारे में भी सोचना होगा। पर पहली बार जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग हैं, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में भी 2 प्रकार के मत हैं। एक तो पहले हमारे ऊपर टीवी पे मीडिया पर चर्चा हुई कि हमने फाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उसके ऊपर एक पक्ष रखने वाले लोग हैं। अल्टीमेटली हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको साथ लेकर बीच में से बाहर निकालना होगा। नितिन जी, इसके पहले कि आप चाहें, मैं जानता हूँ आपका समय खत्म हो रहा है यहाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके बाकी प्लान्स हैं रोड बनाने के, अब हमने सुना आप 4 धाम की सड़कें बना रहे हैं, नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, वो कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं? और उनमें एक जो बात है कि वहाँ भी सेफ्टी का एक एंगल है, क्योंकि जब आप इतनी अच्छी सड़कें बना रहे हैं तो लॉजिकली उन पे लोगों को तेज़ चलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? अगर आप एक बड़ा सा हाईवे बना रहे हैं और उस पर कहेंगे कि आप 60 किलोमीटर पे चलेंगे तो कोई नहीं चलेगा। तो उनको उसमें स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है, पर वहाँ पर भी सेफ्टी पर कुछ तो ध्यान देना चाहिए कि कोई बैलगाड़ी लेके दूसरी तरफ नहीं आ रहा है। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो चारों धाम की योजना बना रहे हैं, उसमें 155 बस स्टॉप्स बनाए जो रोड के बाजू में छोड़कर, 18 रोड साइड एमिनिटीज़ है, और हमने 2 लेन पेव शोल्डर और कंक्रीट रोड बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं। उससे डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और समय आधा हो जाएगा। अभी हम एक 5 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, टोटल नई रोड बना रहे हैं, और 3,000 करोड़ के काम हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिए। मार्च के पहले 12,000 करोड़ के पूरे करेंगे और 2018 के पहले रोड पूरा करेंगे। पर मैं और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, ये दिल्ली का जो ट्रैफिक जाम है, सबसे बड़ा यहाँ का प्रश्न है, इसका सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास। तो हमने इसका काम 2.5 साल के लिए दिया था। प्रधानमंत्री ने मुझे आग्रह किया था कि ये 400 दिन में पूरा नहीं हो सकता, तो अभी हम लोग ताकत से लगे थे। अब मुझे विश्वास आया कि 400 दिन के अंदर हम ये रोड पूरा करेंगे, और ये रोड पूरा करने से दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये एक दूसरे के राज्य में आते थे, वो दिल्ली के बीच में से जाते थे। अब बाहर के बाहर चले जाएंगे तो ट्रैफिक कम होगा। वैसे जालंधर से अजमेर एक रोड हम बना रहे हैं, उससे पूरा पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, मुंबई वाला ट्रैफिक डायरेक्ट अजमेर उधर से जाएगा, तो दिल्ली नहीं आएगा। तो हमने ऐसे बहुत से निर्णय किए हैं। और मैं दूसरी एक बात जो है, मैं तो यहाँ तक मैंने DPR बनाने को कहा कि अगर तुम्हारे DPR के बाद एक्सीडेंट होगा तो तुम्हारे ऊपर 302 डालेंगे, और ये गलतियाँ हमारे यहाँ है। रोड बनाया 100-125 करोड़ स्पीड का, रोड के लिए क्रैश बैरियर नहीं है,
वहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगे नहीं है, लाइट लगे नहीं है, और रोड की क्वालिटी हमने अच्छी कर दी। तो अब सब जगह पर हम क्रैश बैरियर लगा रहे हैं, उसमें ट्रैफिक सिग्नल लगा रहे हैं, साइनेज बोर्ड लगा रहे हैं, और मार्किंग सिस्टम अच्छी कर रहे हैं। तो ये अभी चिंता कर रहे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आप जो देखते हैं वही बातें इम्प्लीमेंट करें। और ये सच है कि अभी तक हमने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए अभी आप ये रास्ता है ना दिल्ली से गुड़गांव वाला, इसके आप बीओटी में दिया था। मैं 4 ब्रिजेस अपने पैसे से बना रहा हूँ, बजट से 2 अंडरपास बना रहा हूँ। ये जो यहाँ हरियाणा शुरू होने के पहले ये जो मॉल है बड़ा, तो ये सब मैंने देखा खुद। मैं दिल्ली जयपुर के रोड को ऐसा हालत ख़राब थी, अब वो लगभग रोड हमने पूरा बना लिया। बहुत फंस गया था पूरा, अब उसमें हमने नहीं हुआ तो 4 ब्रिज हमारे पैसे से बना रहे, अंडरपास गवर्नमेंट बजट से बना रहे, ताकि ये रोड अच्छा हो। तो जगह जगह पर कर रहे, फिर भी समस्या है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर है। लैंड एक्विजिशन का तो दिक्कत अभी भी होगी। अगर आप नए रोड्स बनाना चाह रहे हैं तो आप लैंड कैसे लेंगे? सर ये दिक्कत नहीं है, अभी आपको बता दो मेरे पास ये क्या होता है, ग्राउंड लेवल रियलिटी एंड परसेप्शन, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अभी हम लोग इतना रेट दे रहे हैं, महाराष्ट्र ने तो 1:5 कर दिया। रूरल एरिया में जो रेट तय करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम 1:4 दे रहे हैं, और अर्बन एरिया में 1:2 दे रहे हैं, और कुछ स्टेट ने और उससे भी ज़्यादा दिया। तो मेरे पास डेलीगेशन आते हैं कि हमारी रोड में ज़मीन ले लो, क्योंकि मार्केट प्राइस अगर 40 लाख रुपए एकड़ है तो हम 60 लाख रुपए एकड़ दे रहे हैं। तो कहीं ने हम कॉम्पेंसेशन इतना अच्छा दे रहे हैं कि अभी ये प्रॉब्लम नहीं। और आज की स्थिति में आज 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के अनेक राज्यों जो है उनके पास मैंने डिपॉजिट पड़े बैंकों में, ताकि वो लैंड एक्विजिशन का निर्णय करके तुरंत पैसे बांटे। तो लैंड एक्विजिशन अभी प्रॉब्लम होता है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, कोई जज स्टे देता है तो 6 महीने काम बंद पड़ता है। वो ये कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, अभी हमारा दिल्ली मेरठ का, इसमें ग्रीन जज ने हमारे उसको स्टे करा दिया। तो ये कभी कभी क्या है कि ये भी एक बात है कि रोड के एक्सीडेंट्स हो रहे, 22% ग्रोथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। हम काम शुरू करना चाहते हैं, जो आता वो काम बंद करो करके कहता है, तो कैसे देश चलेगा, लोगों की जान कैसे बचेगी? तो मुझे लगता है हमें भी, हम न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, पर धीरे धीरे इन सब बातों के बारे में सबका एक पॉजिटिव अप्रोच होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अभी मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे बन रहा था, फिर हमने 18 किलोमीटर तक पिछले इसमें आए, वो देश का सबसे हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन है। अब मैंने कहा था कि हम 40 किलोमीटर तक जाएंगे, तो आज हमारा एवरेज 17.4 है, और मार्च तक मुझे लगता है हम 28-30 तक भी जा सकते हैं। तो अब देश में अभी इस साल 15,000 किलोमीटर का काम मैं अवार्ड कर रहा हूँ मार्च के पहले, और हमने अभी तक 3,65,000 करोड़ के काम दे दिए हैं, और जो 3,85,000 करोड़ के 403 प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट थे, उसमें से भी 95% प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पहले ही होना चाहिए था, इसमें देरी हुई है, फिर भी इस समस्या का ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि और 1.5-2 साल इसको कंट्रोल करने में समय लगेगा। और आप सबके सहयोग से अगर हमें 50% जाने बचा पाएंगे तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगा। और आपकी उम्मीद है कि मोटर व्हीकल बिल शायद पास हो जाएगा अगले 4-5 महीने में? ऐसा लगता है, मैं उसी दिन पार्लियामेंट में सबको कह रहा था कि मत समय गवाओ, आप भी थोड़ा सा चर्चा कराइए, सबके ऊपर प्रेशर लाइए। और वो कमेटी को बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया कि 20 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ये ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के एमपी दोनों को साथ बुलाया, दोनों को भोजन दिया, दोनों को हाथ जोड़ के कहा कि ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, आप कैसा भी करके इसको क्लियर करो, देश में एक्सीडेंट हो रहे, लोगों की जान बचानी है। अब वो 27 तारीख को मीटिंग है, मैं सब एमपी को फ़ोन कर रहा हूँ, अगर वो क्लियर कर देंगे, थोड़ा बहुत उसमें कुछ नया होगा तो मुझे कैबिनेट जाना पड़ेगा, फिर बिल आ जाएगा, तो फिर लोकसभा पास हो गया तो राज्यसभा में भी ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये डेमोक्रेसी है, तो सिस्टम है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ऑलराइट, नितिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।